पास्ट इज ऑलवेज फैसिनेटिंग। हम हमेशा जब भी बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा लगता है, एक अनुभव होता है कि पहले का समय ज़्यादा अच्छा था, पहले हम ज़्यादा हैप्पीनेस को महसूस करते थे, ज़्यादा लाइफ थ्रिलिंग थी, इंजॉय कर रहे थे। और बाद का समय जो होता है उसको हम हमेशा देखते हैं कि अभी तो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। और आगे जब आप इस समय से भी आगे निकल कर ही जाते हो तो फिर एक टेंडेंसी होती है कि अरे यार वो वाला समय भी इससे बेटर था, है ना। तो प्रेजेंट हमेशा हमें स्ट्रगलिंग लगता है, पास्ट हमेशा भले भी जैसा गया हो लेकिन वो एक कुछ ऐसी यादों के साथ में जुड़ा हुआ होता है जो हमें हमेशा मेस्मराइज करती हैं, फैसिनेट कर रही होती हैं। और इक्वली जब आप हिस्ट्री के अंदर में या आर्कियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर में जब आप पास्ट को पढ़ते हो, जाहिर सी बात है वो पास्ट कुछ सालों का नहीं, हज़ारों लाखों सालों में सिमटा हुआ होता है, वो भी हमें इक्वली इंटरेस्ट करता है। एंड दैट इज़ व्हाई आई फाइंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर preparing for UPSC with anthropology as their optional subject, they are highly passionate about learning about archaeological anthropology and the findings from the past. अच्छा, जब हम आर्कियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें जो होती हैं ये हम कुछ मटेरियल रिमेन्स के आधार पर कर पाते हैं, है ना। आप जब यूनिट 2.1 को पढ़ते हो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में, तो हम पढ़ते हैं कि कल्चर के दो आस्पेक्ट होते हैं। एक आस्पेक्ट है उसका मटेरियल आस्पेक्ट जो मैनिफेस्ट है, जो टेंजिबल है, हमारे सामने है और हम अपने सेंस के थ्रू उसको परसीव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। और दूसरा है नॉन मटेरियल आस्पेक्ट जिसको आप इनटेंजिबल कह सकते हो, जो मैनिफेस्ट नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक चश्मा जो मैंने यहाँ पर पहना हुआ है ये भी कल्चर का एक हिस्सा है। ये जो मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है ये भी कल्चर का हिस्सा है। पीछे जो एक ये डिजिटल बोर्ड है दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, पर ये मटेरियल कल्चर का पार्ट है ना। अब सवाल उठता है ये कल्चर का पार्ट कैसे है। तो कल्चर के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया है। कुछ ने अपनी डेफिनेशन में कल्चर के मटेरियल आस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज किया, कुछ ने नॉन मटेरियल, कुछ ने दोनों को ऑलमोस्ट जोड़ा हुआ है। जो सबसे सिंपलेस्ट कल्चर की डेफिनेशन है वो कहती है कि कल्चर इज़ मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन एमजे हर्स्कोविट्स नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी हुई है। तो यानी कि प्रकृति या हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जिसके ऊपर ह्यूमन वर्कमैनशिप को आप असर्टेन कर सकते हो, जो इंसान के इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है उसको आप कल्चर कहोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मटेरियल भी हो सकती है, नॉन मटेरियल भी हो सकती है। मटेरियल जैसे बोर्ड है ये हमारी धरोहर है, ये मैन मेड पार्ट है, ठीक है ना। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें इसको हमने बनाया है। अच्छा, हमारी सराउंडिंग में पानी भी हो सकता है, हवा भी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, बट वी हैव नॉट मेड इट, इट्स नॉट मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसको आप कल्चर नहीं कहते हो, ऑलराइट। वो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, नेचुरल कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। और इसी तरीके से नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में जैसे रिलीजन है, रिलीजन भी हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। मिथ्स हैं, फोकलोर्स हैं, मैरिज के इंस्टीट्यूशन और भी कई तरीके की चीज़ें, ये क्या है, ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। अब हम पास्ट में जब भी जाते हैं तो पास्ट कितना पहले का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को फोकस करेंगे और क्या मेथड को अपनाएंगे। यानी कि अगर आप कुछ सेंचुरीज़ की बात करो या कुछ थाउजेंड ऑफ ईयर्स की बात करो तो मोस्टली हमारे पास रिटन एविडेंसेस होते हैं इस टाइम पीरियड के। इस पास्ट को हम हिस्ट्री का हिस्सा मानते हैं। हिस्ट्री वो समय जिसके रिटन एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं और उनको ईजिली आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके पहले एक ऐसा समय आता है जहाँ के रिटन एविडेंसेस तो हमारे पास मौजूद है, स्क्रिप्ट तो मौजूद है, बट वो डिसाइफर नहीं की गई है, उसको आप समझ नहीं सकते, उसको आप प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहते हो। और उससे भी पहले आप चले जाओगे तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है जहाँ के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। और ऐसे समय को जब भी आप स्टडी करते हो, इस पास्ट को जब भी आप स्टडी करते हो तो आप फोकस करते हो, रिलाई करते हो मटेरियल कल्चर रिमेन्स के ऊपर, जैसे पॉटरीज के ऊपर, जैसे स्टोन टूल से बने आर्टिफैक्ट के ऊपर, जैसे केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट वगैरह जो है इसको आप वहाँ पर स्टडी करते हो। और भी ऐसे स्कल्पट्री से रिलेटेड, फ्लूट्स हैं, एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो आप वहाँ पर पढ़ते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में जो मटेरियल एविडेंसेस को हम पढ़ते हैं उनकी डेट्स को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, हम कैसे पता करते हैं कि वो इतने या कितने पुराने हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस चीज़ को असर्टेन करने का दो तरीका है। आर्कियोलॉजिस्ट कहो आप या पेलेंटोलॉजिस्ट कहो, वो कुछ जियोलॉजिकल मेथड्स को अपनाते हैं जिसको आप क्या कहते हो, डेटिंग मेथड्स या डेटिंग टेक्निक्स कहते हो। डेटिंग मेथड्स या फिर डेटिंग टेक्निक्स कहते हो, ठीक है ना। कोई आपसे सवाल करे कि भाई क्या है डेटिंग टेक्निक्स, तो आप बताओगे कि दीज आर सर्टेन scientific methods or certain scientific techniques which are employed to ascertain the chronological antiquity of any material remain of the past. सिंपली आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है, कि पास्ट से जुड़ी हुई किसी भी जो आप कह सकते हो मटेरियल रिमेन्स हैं उसका समय अवधि, है ना,
पता करने में जो टेक्निक्स या मेथड हमारी हेल्प करते हैं उनको हम डेटिंग मेथड कहते हैं। अब इन डेटिंग मेथड्स को बेस्ड अपॉन द नेचर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हमारे रिलेटिव डेटिंग मेथड होते हैं और दूसरा एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा दोनों का मतलब क्या है। नहीं पता चल रहा हो तो मैं आपको बताता हूं। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड वो डेटिंग मेथड है जहां पर आप एग्जैक्ट टाइमलाइन को एस्टैब्लिश कर सकते हो। कोई भी चीज एग्जैक्टली कितनी पुरानी है उस एक टाइम रेंज को, टाइम पीरियड को आप वहां पर पता कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, पर जरूरी नहीं है कि ये टू द पॉइंट हो, है ना। जैसे राखी गढ़ी की फाइंडिंग होती है या हड़प्पा की फाइंडिंग होती है तो हम कहते हैं कि जो मैच्योर फेज है हड़प्पा का वो स्टार्ट हो रहा है कुछ 28 से 2600 BC के आसपास में। ठीक है ना। तो एक 200 ईयर या 100 सालों का एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर के हम चल रहे थे। कोई भी बात करते हैं, राखी गढ़ी की एविडेंसेस को देखोगे तो वहाँ पर भी एक मार्जिन होता है। तो एब्सोल्यूट डेटिंग में एग्जैक्ट टाइमलाइन को तो स्टैब्लिश कर सकते हो, बट पिन पॉइंट आप टू द ईयर नहीं कर सकते हो कि इस ईयर में, इस महीने में ये चीज़ यहाँ पर प्रॉबेबली हुई होगी। खासकर हम जितना पास्ट में जाते हैं उसकी एग्जैक्टनेस थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिलेगी और जो मार्जिन ऑफ एरर्स हैं या रेंज है वो और बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी। रिलेटिव डेटिंग मेथड ऑन दी अदर हैंड ये आपकी थोड़ी सिंपलर मेथड है और यहाँ पर आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात नहीं करते हो, रादर आप रिलेटिव वे में कंपेयर करते हो कि दो आर्टिफैक्ट या दो मटेरियल जो आपके पास मौजूद हैं उनमें से ज़्यादा पुराना कौन सा है और ज़्यादा नया कौन सा है। तो ए और बी दो आर्टिफैक्ट हैं, इनमें से कौन सा रिलेटिवली न्यू है और रिलेटिवली कौन सा ओल्ड है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं 1.8A की जो यूनिट है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, पेपर 1 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। और आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि ये डेटिंग मेथड कैसे वर्क करते हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा मेथड्स को हम सेलेक्ट करेंगे और अगले 15 मिनट के अंदर में हम उनकी बेसिक वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊं कि इफ़ यू आर ऑल्सो फैसिनेटेड अबाउट द पास्ट, इनफैक्ट अगर आप आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को लेकर के आप यूपीएससी में आगे बढ़ना चाहते हो, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रिवॉर्डिंग, शॉर्टेस्ट, नॉन डायनेमिक एक ऑप्शन आपका है, ये इतने टॉपर्स दे चुका है पिछले 10 सालों के अंदर में कि कई सारे ऑप्शन मिल करके भी इतने टॉपर्स नहीं देते हैं सेम टाइम पीरियड के अंदर में। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू टेक दिस एज एन ऑप्शनल एंड एनरोल, सो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ये काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक टाइम पीरियड है, क्रूशियल टाइम पीरियड है, बिकॉज हमारे लेटेस्ट बैच जो शुरू हुए हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो अक्टूबर के बैच है। हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल बाद देखो, तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये एंड ऑफ अक्टूबर 2025 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और करेंटली हमारे लेटेस्ट बैच अक्टूबर के बैच हैं, ये स्टार्ट हुए हैं, अभी इसकी 2 या 3 क्लासेज हो चुकी है और फर्दर जो हमारी पहली यूनिट है उसको हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पर आर्कियोलॉजी में। और आगे हम बढ़ने जा रहे हैं विथ सब्सीक्वेंट यूनिट्स, लेकिन 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर के आसपास ये जो बैच अक्टूबर का ये क्लोज हो जाएगा, एडमिशन इसमें क्लोज हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट बैच कब आता है, न्यू ईयर पे आता है या ईयर एंड पे आता है, वो अभी वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डेट एज ऑफ नाउ। ठीक है ना। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं कह रहा हूँ कि 3rd तक बैच क्लोजिंग है, पर 3rd तक का वेट मत कीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास अगले 48 घंटे में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। यूपीएससी में हम हर साल कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग डिस्काउंट को लेकर के आपके साथ में लाया जाए, और इस साल भी हमने वही किया है। 31 ऑफ जो अक्टूबर का पीरियड है हमने अपनी दिवाली सेल को एक्सटेंड किया है। तो इफ़ यू आर विलिंग तो आप इस टाइम पीरियड में एडमिशन ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। 31 तक आप अगर एडमिशन लेते हो तो ऑप्शनल गोल्ड के जो वेरिएंट है वो आपको 11,999 और प्लैटिनम आपको 15,999 या 14,999 के आसपास मिल जाएगा यूएस लाइफ का कोड लगाकर। ये सिर्फ नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चे कहेंगे क्या पुराने बच्चों की कोई वैल्यू नहीं, आपकी वो वैल्यू ज़्यादा है। जो ओल्ड और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पॉसिबल होता है, जिसके लिए आपको मुझे रीच आउट करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी आईडीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, उन आईडीज़ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है ना, ये आईडीज़ हैं, इनके ऊपर आप रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी दी हुई है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी, इन दोनों में से आप मुझे कहीं भी रीच आउट कर सकते हो। क्या क्या आपको डिटेल्स शेयर करनी है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और ऑप्शनल या P2I जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका वेरिएंट भी आपको बताना होगा कि गोल्ड चाहिए या प्लैटिनम चाहिए। GS है तो वहाँ पर डायमंड वेरिएंट भी है, तो आपको बताना है। ठीक है ना। और देन आई विल बी सेंडिंग द एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड विद द ओल्ड स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स के लिए यूएस लाइफ इज द मैक्सिमम कोड। अगर किसी को फीचर्स में कंफ्यूजन है कि भाई दोनों के फीचर्स क्या है, अंतर क्या है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ पर आपको दोनों का फीचर्स देख लीजिए। वीडियो के अंत में एक बार मैं वर्बली आपको फीचर्स बता दूंगा। अभी हम जल्दी से टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, रिलेटिव डेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर में कई सारे स्टैंड अलोन इंडिविजुअल मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका
सीरिएशन एक मेथड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो जियोलॉजिकल कैलेंडर है इसको भी यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रैटिग्राफी एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड मेथड है। इसको छोड़ करके फ्लोरीन डेटिंग मेथड और नाइट्रोजन डेटिंग मेथड भी हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। और एक और मेथड है इंटरेस्टिंगली इसमें, जिसको हम कहते हैं पोलन एनालिसिस या पेलिनोलॉजी, ठीक है ना। लाइकवाइज एब्सोल्यूट के अंदर में आपके कुछ कॉमन मेथड हैं। सबसे ज़्यादा जिसका आपने नाम सुना होगा वो C14 है। आफ्टर C14 हमारा पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है। देन हमारा फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड है। और फिर हमारा थर्मोल्यूमिनेसेंस है। यहाँ पर एक और मेथड है जिसको आप कहते हो अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन मेथड। और एक और मेथड है जिसको आप कहते हो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ना। और भी है वार्व एनालिसिस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ऑब्सीडियन हाइड्रेशन मेथड है। कई सारे मेथड यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे पास बहुत समय तो नहीं है क्लासेस में, फाउंडेशन बैचेस में हम लंबा समय निकाल करके लगभग 2, 2.5, 3 क्लासेस में इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है 8-9 घंटे का, हमारे पास सिर्फ हार्डली 20-1 मिनट का समय है। और उसमें हम 2 मेथड्स को ब्रीफली समझेंगे। एक हम रिलेटिव मेथड की बात करेंगे और एक हम एब्सोल्यूट मेथड की बात करेंगे। तो रिलेटिव डेटिंग मेथड में से आई लाइक टू पिक, हम यहाँ पर ले सकते हैं कौन सा, फ्लोरीन डेटिंग एक इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड है, ठीक है ना। और स्ट्रैटिग्राफी क्योंकि बहुत सिंपल है, जियोलॉजिकल कैलेंडर भी बहुत सिंपल है, इसलिए इसको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जो स्ट्रैटिग्राफी मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के ऊपर वर्क करता है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये धरती के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है, ये एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप ये सतह को देखोगे, नीचे की सरफेस को देखोगे, जितना डीप जाओगे आप एक्सकवेट करके, खुदाई करके, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे एविडेंसेस को पाओगे जो कि ज्यादा पुराने हैं। तो आर्टिफैक्ट्स विच आर अकरिंग इन द स्ट्रेटा और द लेयर मोर क्लोजर टू द ग्राउंड और मोर क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर सपोजिटली मोर रिसेंट, एंड द आर्टिफैक्ट विच आर फाउंड इन द मोर डीपर लेयर और द स्ट्रेटास, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो उतना आपका ओल्डर होगा। इस तरीके से हम एक लाइन खींच सकते हैं। ऊपर की तरफ जितने भी है वो कंपैरेटिवली रीसेंट है या न्यूअर है, नीचे की तरफ लेयर्स में जो भी कुछ आपको मिलता है वो ज़्यादा ओल्डर आपका है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये लेयर 1 है और ये लेयर 4 है, इन दोनों में से आपको इंडिविजुअल कुछ आर्टिफैक्ट मिले, यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ था। तो आपने जब इनको एक्सकवेट करके निकाला तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के हिसाब से 4th लेयर या स्ट्रेटा में जो चीज़ें हमें मिली हैं वो ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड है, और पहले लेयर में जो सरफेस के काफ़ी करीब है वहाँ से जो चीज़ें मिली वो नहीं है। इसलिए स्ट्रैटिग्राफी वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मेथड के तौर पे देखते हो आप। इसके बाद जो दूसरा हमारा यह मेथड आ जाता है उसको आप कहते हो फ्लोरीन डेटिंग मेथड। फ्लोरीन डेटिंग मेथड, फ्लोरीन डेटिंग मेथड क्या डेट करता है, इससे हम ऑर्गेनिक रिमेन्स जो है प्राइमरीली उसको रिलेटिवली डेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं, ईयर नहीं पता कर पाएंगे, बस ज़्यादा पुराना कौन है, कम पुराना कौन है। कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ह्यूमन जो बोन्स होती हैं या जो आपको टीथ देखने को मिलते हैं, डेंटल रिमेन्स आपको जो देखने को मिलते हैं, है ना, इनके अंदर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है जिसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी पेटाइट। अब एक इंडिविजुअल की जब डेथ हो जाती है ना, तो जमीन पे के अंदर में एक के बाद एक उसके ऊपर लेयर्स फॉर्म होती जा रही हैं, ठीक है ना। सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू लेयर्स आपकी फॉर्म हो रही हैं, और ज़मीन के काफ़ी भीतर वो दफन है। कई बार कई कल्चर्स के अंदर में तो लोग दफनाने की प्रैक्टिस है, और ये आज की बात नहीं है। ये जो ब्यूरियल की प्रैक्टिसेस हैं, दे सीमिंगली हैव अपीयर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अराउंड द मिडल प्लीस्टोसीन एज फार एज द करेंट रिसर्चेज सजेस्ट, ठीक है ना। जो रिसेंट रिसर्च, जो अभी रिसर्चेज हैं, फॉर एग्जाम्पल ली बर्जर करके एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया कि होमो नालेडी नाम का एक जो आर्केइक होमोसेपियन है या आर्केइक सेपियन है या आर्केइक ह्यूमन भी जिनको आप कहते हो, ये प्रॉबेबली सबसे पहले थे जिन्होंने इस तरीके के ब्यूरियल प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया था, यानी कि मृत लोगों को दफन करना शुरू किया हुआ था। आज भी ये होता है ना, आप देखोगे कई सारे इब्राहिमिक ट्रेडिशन के अंदर में, कॉफिन्स के अंदर में, धरती के अंदर में, सिमेट्रीज के अंदर में क्या है, वहाँ पर लोगों को दफन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इवन नियंडरथल्स, अगर आप जाते हो इराक के रीजन में 1920s 1960s में कितने सारे वेस्ट एशिया में फॉसिल्स मिले, चाहे इराक हो चाहे इसराइल हो। ताबून की साइट ले लो आप, शानीदार केव्स की साइट ले लो,
और यहाँ पर भी हमें ब्यूरियल प्रैक्टिस के एविडेंस मिलते हैं। तो ब्यूरियल इज़ नॉट समथिंग रिलेटिवली न्यू। तो या तो आपने उसको दफनाया है या तो नेचुरली उसके ऊपर नई सॉइल की जो लेयर है वो वहाँ पर बनती गई और बॉडी ज़मीन के अंदर में दफन है। अब ज़मीन के अंदर जब अंडरग्राउंड वो बॉडी दफन है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। जो ग्राउंड वाटर वो पर्कुलेट कर रहा लगातार, और वो क्या है, वो बोन जो है ना, वो कांटेक्ट में आ रही है ग्राउंड वाटर के। बोन कांटेक्ट में आ रही है तो बोन का जो एक कंपोनेंट हमने यहाँ पर बताया हुआ हाइड्रोक्सीपेटाइड, दे आर ऑल्सो कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वाटर। अब इंटरेस्टिंगली ये जो ग्राउंड वाटर है ना, इसके अंदर में क्या आपको देखने को मिलता है, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ये फ्लोरीन जो है ये रिएक्ट करता है इस हाइड्रोक्सीपेटाइड के साथ में, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का, ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज फ्लोरोपेटाइड, ठीक है ना। तो जितने समय तक ये बॉडी ज़मीन के अंदर में मौजूद है और जब तक ये ग्राउंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में है तब तक ये फ्लोरोपेटाइड फॉर्म होता रहेगा, है ना। यानी कि लॉन्गर द ड्यूरेशन, लॉन्गर द टाइम पीरियड, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फ्लोरोपेटाइड। यानी शुरुआत के कुछ दिनों में, कुछ वर्षों के अंदर में कम फ्लोरोपेटाइड फॉर्म हुआ, कुछ डेकेड्स बीते तो और ज़्यादा फ्लोरोपेटाइड फॉर्म हुआ, कुछ सेंचुरीज बीती तो फ्लोरोपेटाइड का कंसंट्रेशन और भी बढ़ा। तो इस तरीके से अगर आप किसी दो अलग अलग साइट से, लेट सपोज आपको करोल बाग से कोई रिमेन्स मिलते हैं, स्पेसिमेन मिलता है, और दूसरा आपको लेट से बिसरक करके एक गांव है ग्रेटर नोएडा के तरफ, या फिर वैशाली के तरफ गाजियाबाद में आपको कोई दूसरा रिमेन्स मिलते हैं, स्पेसिमेन मिलते हैं, स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं। एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। अब आप इन दोनों के जब रिमेन्स को आपने डिस्कवर किया तो आप इनके फ्लोरोपेटाइड के कंसंट्रेशन या क्वांटिटी अमाउंट को मेजर करोगे। जितना ज़्यादा, जिसमें ए बी में जिसमें ज़्यादा आपको अमाउंट देखने को मिलेगा वो ज़्यादा पुराना होगा। तो आप ये तो नहीं बता पा रहे हो कि इनमें से ए या बी कितने साल पहले का है ना, डेथ कब हुई इंडिविजुअल की, कब से वो दफन था, लेकिन आप ये बता पा रहे हो कि इन दोनों में कंपैरेटिवली ज़्यादा ओल्ड कौन सा है। पर दिस इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, यानी कि कई बार जो ग्राउंड वाटर का लेवल है या जो वो पर्कुलेशन है या जो कांटेक्ट है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हो सकता है कि दफन तो बहुत समय से हो, लेकिन उसका जो ग्राउंड वाटर के साथ में फ्लोरीन का कंसंट्रेशन भी एरिया वाइज एरिया वहाँ पर बदल सकता है और वाटर लेवल भी बदलेगा। तो कब और कितने समय तक वो वाटर के कांटेक्ट में रहा, दैट इज़ वेरिएबल, है ना। इसलिए बहुत एक्यूरेट मेथड ये नहीं होता है। अच्छा, इसी का एक अपोजिट मेथड है ना जहाँ पर बोन्स का ही इस्तेमाल होता है, वो है नाइट्रोजन डेटिंग मेथड। नाइट्रोजन क्या है, डेड ऑफ द बॉडी जब एक इंसान का डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो गिरता जाता है। एंड नाइट्रोजन कहाँ मौजूद है, कोलेजन में, जो कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है, ठीक है ना। उसमें आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन भी देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। तो इसका उल्टा है, यहाँ पर फ्लोरोपेटाइड समय के साथ बढ़ रहा है, नाइट्रोजन ऑन दी अदर हैंड समय के साथ में घट रहा है। तो जिसमें ज़्यादा कम वो ज़्यादा पुराना, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा नया। तो ये रिलेटिव डेटिंग मेथड होती है। अच्छा, इसके अपोजिट आपका अगर हम एब्सोल्यूट डेटिंग की बात करें तो एब्सोल्यूट डेटिंग में कार्बन डेटिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है। उसके बारे में एक स्टोरी की तरह आपको जल्दी से बता दूंगा, लेकिन जो मेथड हम प्रिसाइसली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वो है यहाँ पर अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन, जिसको AAR शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समय कम इसलिए मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन क्या है। जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात आती है, ब्रिक्स की बात आती है। तो कभी वहाँ पर सेल आप बोलते हो, है ना, और सेल मिलकर के टिश्यू बना रही हैं। लेकिन ये जो लिविंग टिश्यूज़ हैं इन सब के अंदर में क्या आपको देखने को मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमीनो एसिड्स जो कि मिलकर के प्रोटीन को बनाते हैं, ये अमीनो जो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, ये अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक जो सबसे सिंपलेस्ट है जिसको ग्लाइसिन कहते हो ना, ग्लाइसिन को छोड़कर भी एस्पार्टिक एसिड है, देन आपका ल्यूकिन है, आइसोल्यूकिन है, ग्लाइसिन का हमने नाम यहाँ पर लिया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे आपके अमीनो एसिड होते हैं, है ना, लाइजिन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि जब आप एक प्लेन पोलराइज लाइट को इनके ऊपर थ्रो करोगे तो उसको क्या करेगा, ये रोटेट करने की टेंडेंसी इनके बीच में पाई जाएगी। हाँ, तो ग्लाइसिन को छोड़ के जो सबसे सिंपलेस्ट आपका अमीनो एसिड है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, है ना। अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर में जब हम देखते हैं, जब हम ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर में देखते हैं, तो जो अमीनो एसिड मौजूद हैं वो दो डिस्टिंक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, दो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, एक लेवो रोटेटरी आपको हो सकता है। कोइंसिडेंटली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जब तक हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, तो हमारे बीच में जो आपका
फॉर्म है ना, ये अमीनो एसिड का, ये यूजुअली एल फॉर्म रहता है। एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड आपको देखने को हमारे बीच में मिलता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को फेंकोगे ना, एल फॉर्म वाले जो आपके अमीनो एसिड है वो क्या करेंगे, वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ में रोटेट करेंगे, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है डी फॉर्म जो है वो आपका राइट की तरफ उसको रोटेट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा फॉर्म है, एल फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, व्हेन द इंडिविजुअल इज डेड, तो वहां पर ये लेवो रोटेटरी फॉर्म जो है ये स्लोली कन्वर्ट होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म के अंदर में थ्रू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन, या फिर आप इसको अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन भी कहते हो, ठीक है ना। अब ये हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक फिक्स्ड कांस्टेंट रेट के साथ में क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि रेसिमाइजेशन का जो रेट है इट कैन बी कैलकुलेटेड। ये रेट एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल स्कॉलर्स ने कई सारे ऐसे अमीनो एसिड्स को अलग अलग टेम्परेचर पढ़ा, जैसे एक एस्पार्टिक एसिड है ना, तो एस्पार्टिक एसिड को यहाँ पर उन्होंने देखा 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो इसका रेसिमाइजेशन का जो रेट होता है वो लगभग 33% ये जो कन्वर्जन है ये आपको होने में कम से कम 20 से 25 हज़ार साल लग जाते हैं। यानी कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन होने में और भी ज़्यादा समय लगेगा, 50,000 60,000 साल प्लस वहाँ पर लग जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप रेट को कैलकुलेट करते हो अलग अलग अमीनो एसिड्स का एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई जो भी सैंपल आपको मिला, जो भी आपको रिमेन्स मिले, उसमें कितना ये रेसिमाइजेशन हो चुका है और कितना बाकी है। बेस्ड अपॉन दैट यू कैन एस्टिमेट कि अच्छा अगर 90% तक रेसिमाइजेशन पूरा हो चुका है, यानी कि ये जो आपका रिमेन्स आपको मिले हैं, जो आपके पास स्पेसिमेन है, ये एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड का होगा, ठीक है ना। बट जस्ट लाइक कार्बन डेटिंग मेथड, इसकी भी एक रेंज है जो काफ़ी कई बार लिमिटेड होती है। एक्यूरेसी के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू अ पीरियड ऑफ अराउंड 70,000 ईयर्स। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर ही यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर। यानी इससे अगर आप चाहो कि पत्थर को डेट कर लो या पॉटरी को आप डेट कर लो तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर उस पत्थर के साथ या उस पॉटरी के अंदर कोई ऑर्गेनिक रिमेन्स एसोसिएटेड है देन दैट कैन बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। लाइकवाइज कार्बन डेटिंग का भी हम बात कर लेते हैं, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड, तो एक एक की जगह हम दो की बात कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव और C14 आइसोटोप, ठीक है ना। कार्बन का जो C14 आइसोटोप है ये इसके डिसइंटीग्रेशन के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। तो क्या है, आपको पता होगा कि चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन, उनके कई सारे आइसोटोप होते हैं। कार्बन का भी एक आइसोटोप है जो C14 होता है। अब ये C14 कहाँ से आ रहा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है ना लगातार आ रही है हमारे, ये रेडिएशन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर से, जो अपर आउटर एटमॉस्फेयर उसके साथ में क्या कर रहे हैं, लगातार बोम्बार्ड कर रहे हैं ये पार्टिकल्स जो हैं। अब ये जब बोम्बार्डिंग हो रही है इन पार्टिकल्स की, कॉस्मिक पार्टिकल्स जो हैं, रेडिएशन है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में, आउटर एटमॉस्फेयर के साथ में, तो क्या है वहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स है, फ्री न्यूट्रॉन्स है, वो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में आपको पता है, बचपन में पढ़ाया गया, सबसे अबंडेंस में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन, देन ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नाइट्रोजन तो सबसे अधिक अबंडेंस के अंदर में। तो क्या है कि ये न्यूट्रॉन्स आकर के नाइट्रोजन के साथ भी कोलाइड करेंगे, और नाइट्रोजन के साथ जब कोलाइड करेंगे तो ये उसको आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे है कि भाई आप देखोगे उसका जो प्रोटॉन है उसको ये डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना, प्रोटॉन आपका रिलीज होगा, और ये जा करके जो आपका न्यूट्रॉन है वहाँ पर जुड़ रहा है उसके साथ में, जो नाइट्रोजन का एक अबंडेंस आपको नेचर के अंदर में, एटमॉस्फेयर के अंदर में दिखाई दे रहा है। अब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर जब इसने प्रोटॉन को डिस्प्लेस किया, है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, एटॉमिक नंबर दैट इज द आईडी कार्ड ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जबकि मास नंबर क्या होता है, जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आपको दिखाई देता है, और सेंटर में न्यूक्लियस जो आप देख रहे हो वहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड है, विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों वहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो इसने क्या किया कि इसने एक प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट इज एटॉमिक नंबर,
तो एक यहाँ पर कम हो गया, तो C7 की जगह पर वो क्या बन, सॉरी N7 की जगह पर वो क्या बन गया, वो N6 बन गया। लेकिन हमें पता है कि अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो वो एलिमेंट क्या होगा, वो आपका कार्बन होगा, ना कि नाइट्रोजन होगा, बिकॉज एटॉमिक जो नंबर है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर मास नंबर अनचेंज्ड है, मास नंबर अभी भी 14 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो आपको डिक्रीज करते हुए, वो आपको कम होते हुए देखने को मिला। डिटेल में हम जाएंगे कि कई बार बच्चे पूछते हैं सर मास नंबर क्यों अनचेंज्ड है, वो एक वीडियो बनाया उसके ऊपर हमने, ये अयोध्या ज्ञानवापी वाले केस के अंदर भी, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ काफ़ी सारे डायग्राम्स को ही बनाए। आज यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में सबके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे था मैं, यस, तो ये क्या है, एटॉमिक मास अनचेंज रहा, यानी कि C14 और एटॉमिक नंबर वहाँ पर क्या है, C6 हो चुका है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन को कौन इनटेक करेगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, प्लांट है, पौधे हैं, कई सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये इस कार्बन को लेंगे। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ ये C14 को ले रहे हैं और बाकी जो नॉर्मल कार्बन है, नॉन आइसोटोपिक कार्बन है, उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, दोनों को लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर ये क्या है, ये हमारे अंदर भी आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कैसे, हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर भी फीड करते हैं, प्लांट्स को खा रहे हो, फ्रूट्स वगैरह को खा रहे हो आप, इन सारी चीज़ों को, या फिर कई बार बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आप देख रहे हो कि इन पेड़ों को क्या है, हर्बीवोरस जानवर कई बार खाएंगे, ठीक है ना, हॉर्स खा रहा है इसको, एलिफेंट खा रहा है इसको, साथ ही साथ शीप भी खा रही है, गोट भी खा रही है, सब भेड़ बकरियां भी इसको खा रहे हैं। कई बार आप उन एनिमल्स को कंज्यूम करते हो, अगर आप ऑमनीवोरस या कार्निवोरस हो तो आप उन एनिमल्स को भी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके अंदर में भी ये कंसंट्रेशन आते हुए देखने को मिल रहा है। अब जब तक इंसान जीवित है तो ये कंटिन्यूअस इंटरचेंज, एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ में चलता रह रहा है, ठीक है ना, कि आप इनटेक कर रहे हो, फिर रिलीज कर रहे हो, इनटेक हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती है जब तक आप जीवित हो। लेकिन जैसे ही आपकी डेथ होती है, जैसे ही आपका डेथ होती है, तो नया कार्बन तो कोई आप C14 आपके अंदर में नहीं आ सकता है ना। अच्छा, एक और बात जो C14 की है इस आइसोटोप की, कि रेडियो एक्टिव है, हाईली रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव है मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जैसे ही आपकी डेथ होती है, कोई भी नया C14 आपके अंदर में, बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है, ना आप जानवर को खा रहे हो, ना आप पेड़ों को खा रहे हो, ना किसी सोर्स से आपके अंदर में वो चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, पानी भी नहीं पी रहे हो अभी तो आप। तो क्या है कि डिसइंटीग्रेशन होगा, जो पहले वाला C14 था जो हाईली अनस्टेबल है, वो बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट करेगा। साइंटिस्ट ने इस डिसइंटीग्रेशन के रेट को ढूंढ निकाला। ये जो कंसंट्रेशन लेट्स अज्यूम 100% था उसका, इंडिविजुअल की डेथ हुई होगी, तो उस 100% से 50% होने में उसका कितना समय लगेगा। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट बाय देयर रिसर्च, ये जो टाइम पीरियड है ये 5700 ईयर्स के आसपास का, लगभग 5700 साल लगते हैं वो डिसइंटीग्रेट होने में, उसका आधा हिस्सा बचने में, ठीक है ना। और इसी टाइम पीरियड को उन्होंने क्या कहा, हाफ लाइफ कहा, हाफ लाइफ ऑफ C14 विच इज इक्वल टू रफली अराउंड 5700 ईयर्स, 5700 ईयर्स। यानी कि इस तरीके से वो 50% बचा है 5700 साल में, 25% होते होते वो 11,000 कुछ 200-400 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। देन फर्दर वो 12.5% होगा, तो वहाँ पर कितना 22,800 साल के आसपास कुछ आपको देखने में फर्दर। तो इस तरीके से कार्बन 14 लगभग 40,000 to 60,000 के एज जो रेंज है उसके अंदर में ऑर्गेनिक रिमेन्स को डेट करने के लिए एक अच्छा मेथड होता है। बट यहाँ पर भी कई सारे मेथड्स की तरह कई तरीके के लिमिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कंटैमिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। सैंपल साइज अच्छा खासा चाहिए होता है, तो अगर आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स मौजूद है, पूरा सैंपल नहीं है या एक अच्छा खासा सैंपल साइज नहीं है, दैट कैन ऑल्सो अ प्रॉब्लम। दूसरा जो एरर का मार्जिन होता है वो भी काफ़ी कंसीडरेबल होता है, यहाँ पर जो अपर और लोअर लिमिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। देन लिविंग जो या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं, उनके भी डेट कर सकते हो आप, बाकी चीज़ों को डेट नहीं कर सकते हो। और ऑर्गेनिक रिमेन्स भी जो मैक्सिमम टिल 50 to 60,000 ईयर्स है ना, रीसेंट जो अब वर्क हो रहे हैं उन रीसेंट वर्क्स के थ्रू हम 60,000 साल तक भी डेट कर पा रहे हैं। कई बार उसके लिए आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, दूसरे मेथड के साथ सिंक करना पड़ता है, जैसे अमीनो एसिड रेस्माइजेशन जो कि अगेन ऑर्गेनिक रिमेन्स को डेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और काफ़ी सारे प्रिकॉशंस को आपको रखना पड़ता है, तब जा करके ये हायर जो एंड है उसको टच करता है। अदरवाइज एक्यूरेसी जो इसकी है वो कन्वेंशनली मानी जाती है 38 to 45,000 ईयर्स अगो तक की। सो आई होप इस लेक्चर के थ्रू आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट डेटिंग और इन जनरल डेटिंग क्या होती है ये पता चली होगी। इसी तरीके से अलग अलग तरीके की चीज़ों को डेट करने के लिए डिफरेंट मैथड्स होते हैं और सबकी अपनी टाइम रेंजेस होती है। कुछ मैथड्स कार्बन डेटिंग की तरह काफ़ी छोटे समय को डेट कर पाते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो फिर भी आप देखोगे लगभग कुछ 10 से 15,000 साल तक की ही डेटिंग वहाँ पर आपको दे सकता है, जहाँ पर ट्री की जो एनुअल रिंग्स होती हैं उसको आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है ना। और उससे पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो और भी कई तरीके की पास्ट की इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो इट कैन बी एज स्मॉलर टाइम पीरियड एज दैट, या फिर पोटेशियम आर्गन जैसे बिलियंस ऑफ ईयर को डेट करने वाली मेथड भी हो सकते हैं।
लेकिन हर मेथड का एक अपनी स्पेशलिटी है, कुछ अपने लिमिटेशन है और सबकी एप्लीकेबिलिटी भी अलग अलग चीज़ों पे है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेपर 1 यूनिट 1.8 ए के अंदर में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक पास्ट 10 ईयर्स के अंदर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एंड पास्ट 12 ईयर्स के अंदर में एटलीस्ट 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ज़्यादातर जो ट्रेंड होता है वो ऐसा रहता है कि आपसे इन जनरल डेटिंग के ऊपर पूछता है, स्पेसिफिक टेक्निक कम पूछी गई हैं और रिलेटिव डेटिंग मेथड के ऊपर स्पेसिफिक टेक्निक ज़्यादा आपकी कभी इनफैक्ट पूछी ही नहीं गई पिछले 10 सालों में। इंडिविजुअल टेक्निक आपसे ज़्यादातर 10 मार्क्स में पूछी जाती है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, और वो ज़्यादातर एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होती है। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ फिर भी थोड़ा सा हम्बली, एक्चुअली में इसके अलावा रिलेटिव पे पूछा भी नहीं गया है शॉर्ट नोट, ठीक है ना, रिसेंट ईयर में एज फार एज आई कैन रिमेंबर। आई माइट बी मेकिंग अ मिस्टेक बट एज फार एज माई मेमोरी गोज वो सिर्फ एब्सोल्यूट पूछा गया है। इंडिविजुअल जो डेटिंग पे मैथड पे आते हैं क्वेश्चन वो सिर्फ एब्सोल्यूट पे पूछे गए हैं। एक बार कार्बन डेटिंग पूछा गया था काफ़ी साल पहले, 2013 से 16 के बीच में कहीं पे आया था। बीच में अभी कुछ सालों पहले थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड, टीएल डेटिंग मेथड, जो कि सिरेमिक्स को डेट करने के लिए यूज़ होता है। और इस साल 2025 में फिजन ट्रैक या फिर आपका पोटेशियम आर्गन में से मेरा मानना है फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड का क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट से ही आते हैं और ये ट्रेंड है। इट इज़ नॉट दैट कि यूपीएससी दे नहीं सकता, पढ़ते हैं आप तो आपको सब पढ़ता है। और साथ ही साथ ये 10 मार्क्स में जनरली होते हैं, ठीक है ना। 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे ऐसे पूछता है कि व्हाट इज़ डेटिंग मैथड, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डेटिंग मैथड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, या फिर व्हाट इज़ डेटिंग मैथड, हाउ डिफरेंट इज रिलेटिव डेटिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट डेटिंग मैथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप इस लेक्चर के थ्रू आप इस यूनिट के एक समरी को, क्विक आइडिया को ग्रास्प किया होगा और आपको ट्रेंड भी समझ में आया होगा। मूविंग अहेड, आपको जल्दी से मैं जो आपको प्रॉमिस किया था कि कोर्स के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो हमारे फाउंडेशन के बैचेस हैं ऑप्शनल के। तो देखिए, गोल्ड और प्लैटिनम हमारे 2 वेरिएंट होते हैं। गोल्ड के अंदर में, प्लैटिनम के अंदर में कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीवाईक्यू का डिस्कशन, आपके डाउट्स क्लास में जो लिए जाते हैं, एंड साथ ही साथ में कंप्लीट कंटेंट। ये दोनों बैच में आपको मिलता है, चाहे आप गोल्ड ले रहे हो चाहे प्लैटिनम ले रहे हो, ठीक है ना। लेकिन प्लैटिनम में कुछ अलग फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर हर एक बच्चे की हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता, तो आपको एक अलग से पर्सनलाइज आपके लिए असाइन किया जाता है मेंटोर, जो आपके पूरी जर्नी में आपका साथ देने वाला होता है। साथ ही साथ जो वैलिडिटी है प्लैटिनम की वो 1 साल ज़्यादा है। प्लैटिनम की वैलिडिटी 2.5 साल है, गोल्ड सिर्फ 1.5 साल की वैलिडिटी रखता है। नेक्स्ट, प्लैटिनम में आपको ज्ञान भंडार मिलता है, जो कि एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, कई सारे कंटेंट और सारे कंबाइंड फीचर्स का, जो प्लैटिनम है गोल्ड में नहीं है। प्लैटिनम में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही होती है, जिसके अंदर में आप 12 टेस्ट देते हो, उनके मॉडल आंसर्स हैं और साथ ही साथ में इवैल्यूएशन भी होता है। प्लस प्लैटिनम ऑल्सो गिव यू एक्सेस टू रेगुलर आंसर राइटिंग अलॉन्ग विथ इवैल्यूएशन, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फीचर, ताकि आपकी जो एक कंटिन्यूटी है और आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन वो वहाँ पर किया जा सके। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि यूनिक बनाते हैं प्लैटिनम को। बाकी आपके ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, इसलिए हमने दोनों वेरिएंट रखे हैं। ये ऐसा फोर्स नहीं किया है कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ को ले, आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 3rd को हमारा बैच क्लोज हो रहा है, बट 1 से 3 के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप बैच क्लोज होने से पहले एडमिशन तो ले लोगे, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फाइनेंशियली बैड डिसीजन होगा, बिकॉज 31 तक 12 बजे रात तक 31 अक्टूबर तक सेल चल रही है, ठीक है ना। दिवाली वाली जो सेल थी, कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे। मेरे पास तो कम रिक्वेस्ट आई थी इस बार, 6-7 बच्चों ने भेजा हुआ था कि सर नहीं ले पाए, क्या एक्सटेंड होगा, लेकिन टीम ने बताया कि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट गए थे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव मैसेज कि सर वो हम एडमिशन नहीं ले पाए थे। इट इज़ नॉट अबाउट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन, इन जनरल अलग अलग कोर्सेज में, कोई जुडिशरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, कोई P2I के लिए कर रहा था, तो इसलिए एक्सटेंड किया गया है। 22 को दिवाली की सेल खत्म हो गई थी बच्चों की रिक्वेस्ट पे, वी हैव रिकन्सिडर्ड इट, और 27 से 31 तक ये वापस से किया। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आखिरी 48 घंटे से भी कम बचे हुए हैं। ट्राई टू टेक द एडमिशन एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज द एक्सटेंशन टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। गोल्ड आपका 11,999 में और प्लैटिनम आई थिंक 14,999 या 15,999 में है। आप एक बार US लाइव का कोड लगा करके देखिएगा, आपको वहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ इस मौके पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और आपका जो एक और फीचर है वो है NCERT का कोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग से कई बार आप दोनों को साथ में लेते हो तो आपके 5,000 रुपये के आसपास चले जाते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ओनली टिल 31st। फर्स्ट से प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। प्लैटिनम आपका 20-22 हज़ार का हो जाता है, गोल्ड भी आपका 15-16 हज़ार का हो जाता है। तो जितने पे गोल्ड मिलता है उतने पे आपको भी प्लैटिनम मिल रहा है। और अगेन ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा फीचर है NCERT कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो समय रहता है एडमिशन जरूर लीजिएगा। साइड हो जाता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट रह जाए या जो पुराने बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड अगर उनको चाहिए हो तो दे कैन रीच आउट टू मी ऑन माई IDs। इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अगर सिर्फ आपको डिस्काउंट कोड चाहिए तो ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हो, okutkarshsingh@gmail.com।
अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर जिससे आपने पहले कोर्स में एनरोल किया था, और साथ ही साथ कौन से कोर्स का कौन सा वेरिएंट चाहिए। कई बार बच्चे ये नंबर भेज देते हैं पर मुझे क्या पता आपको क्या चाहिए। आपको जीएस में एडमिशन चाहिए, ऑप्शनल में चाहिए, ऑप्शनल में एंथ्रो में चाहिए, किसी और में चाहिए। अच्छा, ऑप्शनल भी बता दिया कि चलो एंथ्रो में चाहिए तो उसका गोल्ड चाहिए या प्लैटिनम चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन पूरी भेजा कीजिए, है ना। नहीं तो वो फिर सिलसिला होता है, आप भेजोगे मैं कब देख रहा हूँ, फिर मैं भेजूंगा, पता चले तब तक सेल ही वाइंड अप हो जाए। तो उम्मीद कर रखते हैं, आशा करते हैं कि आपसे मिलेंगे बैच क्लोज होने से पहले हमारी लाइव क्लासेस के अंदर में। अदरवाइज पहले से जो एनरोल्ड हैं उनसे यूट्यूब पे बीच बीच में और क्लासेस में तो डेफिनेटली मिलते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।